हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में चाओ को पता चल जाता है कि इसकी गर्लफ्रेंड की कोई गलती नहीं है, बल्कि वही बंदा इसकी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा है, जो कि सुबह सुबह शाओतू के रूम के बाहर पहुंच जाता है इसका ब्रेकफास्ट लेके। शाओतू बहाना मारती है कि मैं तो डाइट पे हूँ, जिस पे कहते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा बुरा है, तुम इतनी ज़्यादा पतली हो फिर भी तुम्हें डाइटिंग के लिए कहता है। तभी चाओ भी यहाँ पर आ जाता है एंड शाओतू इसे कहती है कि देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड है एंड हम दोनों की काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है। चाओ इसे इग्नोर करके जा रहा था, लेकिन ये कहता है कि तुम इसके लायक नहीं हो। तुमने तो किसी को ये भी नहीं बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है एंड ना ही तुमने अपनी स्टेटस वगैरह पे कहीं भी इसके बारे में बताया है। चाओ इसे बोलकर चला जाता है कि ये बचकाना हरकतें मैं नहीं किया करता एंड शाओतू से ये बोलकर जाती है कि ओए मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, मुझे सिस्टर बोला करो। जेसवान काफ़ी टाइम से बहुत बिजी चल रहा था, जो इसके मैसेजेस का रिप्लाई भी बहुत कम किया करता था। ये दोनों नोटिस करते हैं कि हर लड़का शाओतू को सिस्टर सिस्टर बोल के जा रहा था, जिस पे चाओ इसे कहता है कि ये सब उसी का काम है ना, कॉलेज के सारे लड़के तुम्हारे भाई हैं क्या। शाओतू सोचती है कि चाओ इससे गुस्सा हो गया है, ये इसका पीछा ही कर रही थी, लेकिन ये इसे बताता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। नाउ ये इसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ का सारा प्रोडक्ट शाओतू को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था एंड जो चीज़ें जहाँ रखी हुई थी वो भी बिल्कुल ऐसे ही अच्छी लग रही थी। अपने रूम में जाने से पहले शाओतू के पास उसके पापा का फ़ोन आता है, जो इसे डांट रहे थे कि अब तुमने चाओ के साथ लिव इन में भी रहना स्टार्ट कर दिया, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटूंगा। शाओतू को समझ में नहीं आ रहा था एंड ये लड़की भी शाओतू से बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी, जैसे कि जिन्होंने बताती है कि ये सब इसलिए है क्योंकि चाओ ने सबको अनाउंस कर दिया है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो एंड तुम दोनों एक साथ रहोगे। शाओतू को ये सब अच्छा तो लगा था, लेकिन तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब वो देखती है कि चाओ का ये स्टेटस सिर्फ शाओतू के लिए हाइड हो रखा है, बाकी सबको दिखाई दे रहा है। चाओ इससे आके कहता है कि अब तो उससे दूर हो जाओ, जिस पे ये कहता है कि तुम रिलेशनशिप में एक साथ रहने लगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा चांस तब तक है जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होती। तभी शाओतू चाओ पे आके गुस्सा होती है कि जिस पे ये कहता है कि अरे शाओतू तुम मेरे लिए इससे ब्रेकअप कर रही हो क्या, चलो कर लो, वैसे मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि मेरे लिए ये सब हो रहा है। अब ये दोनों ही इस पे अपना हक जताने लगते हैं। इस सब से शाओतू का दिमाग चल जाता है एंड ये चाओ को लेकर यहाँ से चली जाती है, जो कि इसे एक बड़ा सा घर दिखाता है जिसमें अब ये दोनों रहने वाले थे। लेकिन शाओतू यहाँ पर रहने से अभी मना कर देती है एंड इस घर का डिज़ाइन बिल्कुल ऐसा ही था जैसा शाओतू ने पहले पसंद किया था। ये दोनों रात भर यहाँ पर एंजॉय करते हैं एंड इस सब की पिक शाओतू अपनी स्टोरी पे लगा देती है, जिसे ये भी देखता है एंड सोचता है कि यार तुम इसके साथ ही खुश रहो। यानी कि इसे पता चल चुका था कि शाओतू इसके हाथ से गई। जिन्होंने इसे दिखाती है कि अपनी इंटर्नशिप के लिए बीजिंग जाएगी, क्योंकि जेसवान भी बीजिंग में ही जाने वाला था, जिससे ये उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। जेसवान अपने काम में काफ़ी बिजी चल रहा था, फिर भी इसे कहती है कि कम से कम मेरा बर्थडे याद रखना। लेकिन जेसवान को नहीं पता था कि जिस नई साइट पर ये जा रहा है वहाँ पर सिग्नल नहीं आते। ये अपने बर्थडे की ड्रेस खरीदती है, जेसवान के पास पिक सेंड करती है कि मैं कौन सी लूँ, लेकिन जेसवान के पास सिग्नल नहीं था, इसलिए वो इन पिक्स को नहीं देख पाता एंड ना ही इसका रिप्लाई कर पाता, जिस पे से काफ़ी बुरा लगता है। जेसवान बेचारा रात भर यहाँ पर सिग्नल ढूंढता है कि कहीं तो सिग्नल मिल जाए, बट कहीं भी नहीं मिलते एंड धीरे धीरे इसका बर्थडे आ जाता है। ये देखती है कि जेसवान का मैसेज तो आया ही नहीं है, बल्कि शाओतू भी गायब है। दरअसल शाओतू इसके लिए पार्टी प्लान करने में गायब थी, जिसने कि अपने सभी फ्रेंड्स यहाँ पर बुलाए थे। इसे काफ़ी ज़्यादा फील होता है कि इसके इतने सारे फ्रेंड्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जेसवान का एक मैसेज तक नहीं आया, वो उसका बर्थडे भी भूल गया। इसलिए अपने बर्थडे के साथ ही ये डिसाइड करती है कि ये जेसवान से ब्रेकअप कर लेगी। बल्कि ब्रेकअप के बाद ये बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी, जो कि इस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पा रही थी। किसी तरह शाओतू इसे ठीक करती है एंड 2-3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अब ये सभी ग्रेजुएट हो चुके थे एंड इसने बीजिंग में जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी। शाओतू भी एक कैफेटेरिया में काम करती है, जिसे पता चलता है कि चाओ कहीं डिनर पे जाने वाला है। ये सोचती है कि चाओ इसके लिए ये डिनर ऑर्गेनाइज कर रहा होगा, पर दरअसल अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हुए चाओ को काफ़ी टाइम बाद जेसवान मिल जाता है एंड इससे बात करने के लिए इसके साथ डिनर पे जाता है। शाओतू को लगा था कि वो इसे बुलाएगा, लेकिन वो इसे बोल देता है कि आज घर अपने आप चली जाना।
इससे चाव पे काफ़ी गुस्सा आता है। ये सोचती है कि आज तो इसके घर पर ही छापा मारूंगी, लेकिन इसके घर पर पहुंचने पर इसे ये लड़का मिलता है जिसकी ये खबर लेती है कि ये तो हमारा घर है ना, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, एंड इसे यहाँ से भगा देती है। तभी चाव यहाँ पर आता है जिसे डांटने वाली थी, लेकिन जेसवान को इसके साथ देखकर ये शॉक थी, जिससे पूछती है कि तुमने मेरी फ्रेंड को इतना इग्नोर क्यों किया। जेसवान बताता है कि मैं बहुत बिजी रहता था, जिस पे कहती है कि हाँ, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। लेकिन जब इससे जेसवान पूरी बात बताता है एंड साथ में ये भी कि मैं तभी से ही उसके लिए डायरी लिख रहा हूँ, तो शाव तो कहती है कि चलो तो फिर मैं तुम दोनों का पैचअप करा देती हूँ। बट जेसवान कहता है कि नहीं, मैं उसे टाइम नहीं दे पाया, ये भी तो मेरी ही गलती है। मैं उससे मिलकर ऐसा पैचअप तो कर लूँगा, लेकिन वो मेरी पहले वाली जिनुई नहीं होगी। मैं चाहता हूँ एंड मेरा ये विश्वास भी है कि वो मुझे दोबारा आकर मिलेगी। जेसवान तो यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद चाओ इसकी खबर लेता है कि तुम क्या बोल रही थी कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। ये कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस उसका एडवाइस दे रही थी, तुमसे रिलेटेड कुछ नहीं बोल रही थी। इन दोनों का रोमांस दोबारा से स्टार्ट होने ही वाला था कि इन्हें ध्यान नहीं रहता कि इनका ये फ्रेंड अब तक इस घर से नहीं गया है। अब इस फ्रेंड के जाने के बाद चाओ शाओतू को यहीं पर रोक लेता है कि इतनी रात को तुम कहाँ अपने हॉस्टल में जाओगी, वहाँ तो एंट्री बंद हो गई होगी, इसलिए यहीं पर ही रुक जाओ। ये कहती है कि अच्छा, मैं नीचे नहीं सोने वाली। तो चाओ ऐसे कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों ऊपर ही सोएंगे। ये इसका ब्लैंकेट पकड़ने लगता है, जिस पे शाओतू काफ़ी डर जाती है, बट ये से कहता है कि अरे मुझे सर्दी लग गई है और मेरे पास ये ही एक ब्लैंकेट है। ये शाओतू को भरोसा दिलाता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं करने वाला। जिस पे शाओतू इसे कहती है कि क्या तुम अब तक ठीक नहीं हुए। देन एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जब ये स्कूल में थे तो एक बार चाओ को ऐसी जगह पे इतनी ज़ोर से चोट लगी थी कि ना इससे बैठा जा रहा था एंड ना ही खड़ा हुआ जा रहा था। और ऊपर से शाओतू, जो कि इसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी, जो इसे अपने ऊपर लाद कर लाने वाली थी, इससे तो चाओ को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। चाओ इसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस कुछ करना नहीं चाहता। एंड शाओतू इसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी नहीं है कुछ करने की। जिस पे चाओ कहता है कि तुम मुझे चैलेंज कर रही हो क्या। एंड देन जेसवान को दिखाया जाता है, जो आज भी जिन्हुई के लिए डेली डायरी लिखता है कि काश जिन्हुई इसे पढ़े। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।